ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज के सेशन में बायोलॉजी फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मूव कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में मैं तुझसे बताने वाला हूँ कि जब हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं, क्या करते हैं जी? हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं। तो जब कोई भी लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स जो रिस्पायरेशन करते हैं, हम लोगों की बातें कर लूं, तो उस समय क्या होता है कि ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस हो जाता है एज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन। बट मैं तुझसे ये समझा रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो रहा है, इसका में कोई शक नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है। बट ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट CO2 is produced during respiration। एक एक्सपेरिमेंट के जरिए, एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से मैं तुझसे ये बताना चाह रहा हूँ और ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो CO2 है ना, वो प्रोड्यूस होता है, वो निकलेगा कब? जब रिस्पायरेशन का प्रक्रिया हमारे बॉडी में कंप्लीट होता है तब। या फिर जब भी रिस्पायरेशन की बातें होगी तो हमारे दिमाग में पहला ख्याल होना चाहिए कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ढकेल दिया जाएगा। यही बातें दिमाग में पहली बातें आनी चाहिए। तो कैसे भरोसा करें, कैसे आखिरकार बिलीव किया जाए, यकीन कैसे किया जाए कि इस पे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, रिस्पायरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कुछ फिगर देख रहे हैं। इसी फिगर के माध्यम से जस्ट रिलैक्स, इसी फिगर के माध्यम से मैं तुझसे बतला दूंगा और सिखा दूंगा कि जो हमारा CO2 है ना, वो सच में क्या हो रहा है, वो सच में प्रोड्यूस हो रहा है कब? जब रिस्पायरेशन हो रहा था। ये लाइम वाटर है जो क्या होगा, ये टर्न्स मिल्की पार्शियली। देखिए, जब हम ऑक्सीजन को, कहा तो जाता है कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन क्या यही सच है कि केवल और केवल ऑक्सीजन को लेते हैं? नहीं, बल्कि ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है हमारे बॉडी में। बट ज्यादा मात्रा में मैं तुझसे कहूं तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा। मैं ये बातें अभी क्यों बोला, ये आगे एक्सपेरिमेंट में तुझे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को ही समझते हैं और तुझे समझाने का प्रयास करता हूं। ये मैंने क्या क्या चीज लिया? मैंने 2 बीकर लिया हुआ है। ये एक ग्लास ट्यूब है, सपोज दैट ये एक ग्लास ट्यूब है जिसका नाम लिख देते हैं ए एक ग्लास ट्यूब है और ये बी भी एक ग्लास ट्यूब ही है। अब होगा क्या कि हमने एक दूसरा शीशा के टाइप का एक पतला सा नाली यानी कि ट्यूब के इस स्ट्रक्चर के जैसा एक ट्यूब लिया है अलग से, क्लियर है? और इस ट्यूब का नाम हमने, नेमिंग से कोई लेना देना नहीं है, हटाइए ये सर, समझ में आनी चाहिए बस, और क्या चाहिए। तो हमने ए ट्यूब और बी ट्यूब जो ग्लास का है वो लिया है। और दूसरी बात है, इस ग्लास के नीचे जो डाउन साइड में वो हमने लाइम वाटर को लिया हुआ, दोनों साइड। ये भी आप देख रहे हैं जो लाइम वाटर लिए हुए हैं ट्यूब बी में, ग्लास ट्यूब बी में, और ग्लास ट्यूब ए में भी हमने लाइम वाटर को ही लिया है। क्लियर है ना जी? चलो, अच्छी बात है, वेरी गुड कि आपको हर एक चीज क्लियर ही हो जाता है। अब मैं तुझसे क्या कह रहा हूं, हमने एक कॉर्क से, सपोज दैट ये हमारा क्या है, कॉर्क है, और ये भी कॉर्क ही हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमने इसी कॉर्क से क्लियर है, तो हमने यहाँ पे 2 ग्लास ट्यूब ए और ग्लास ट्यूब बी को एक कॉर्क से फिट कर दिया है। बट हमने कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया है
कि जो हमारा इस एक ग्लास ट्यूब है पतला सा नाली के आकार का, ये सीधे डायरेक्ट बाहर एयर में खुला हुआ है, इसका मुंह सीधे आता है और इस लाइन वाटर में अंदर तक झुका हुआ। क्लियर है जी? क्लियर है। और इस साइड मैंने क्या किया है, ग्लास बी के साथ इस साइड में मैंने एक ग्लास ट्यूब पतला सा नाली लिया है और वो नाली बाहर एयर में खुला हुआ है। बट इस तरफ और इस तरफ खुला में क्या अंतर है, ये जो आप नाली देख रहे हैं ग्लास ट्यूब बी का, वो आधा ही है, वो पूरे के पूरे लाइन वाटर में डूबा हुआ नहीं है स्टूडेंट, नहीं। क्लियर है? क्लियर। ये एयर में ही है, आधा ही है, इसमें नहीं डूबो। बट इस केस में क्या देख रहा है, जिसका मुंह खुला हुआ है ग्लास ट्यूब में, हमने क्या किया है कि इसको हमने पूरा लाइन वाटर में डुबा रखा है। मैं अभी तुझसे सिर्फ और सिर्फ इसका सेटअप बता रहा हूं कि मैंने कैसे कैसे सेटअप करके रखा। क्या जी? क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। एनीवेज नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो ये जो है वो डूबा हुआ है, बट इस साइड नहीं डूबा हुआ। इतनी सारी बातें क्लियर। दूसरी बात है कि हमने एक अलग से, सपोज दैट इसका नाम सी कर देते हैं, इस ट्यूब का नाम सी है, लिखेंगे ट्यूब सी। जो ट्यूब सी है वो कुछ हमने इस प्रकार से डिजाइन किया है और इस प्रकार से लिया है। स्टूडेंट ध्यान देगा, जो हमारा ये जो लेफ्ट साइड है ना, वो गया है ट्यूब ए में, ग्लास ट्यूब ए में। बट क्या देख रहे हो, ये पूरे के पूरे लाइन वाटर में डुबाए हुए नहीं रखा हूं मैं जी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको हवा में रखा हूं। और जो राइट साइड आप देख रहे हैं, राइट साइड, वो हमने पूरे के पूरे इस लाइन वाटर में डुबो करके रखा हूं, यानी कि डुबाए हुए। क्लियर? क्लियर। और चलो देखते हैं। तो मैंने कुछ इसी प्रकार से सेटअप किया है और ये जो कॉर्क इसमें लगाए हैं एकदम पूरे टाइटली पैक्ड कर दिया, एकदम क्लोज कर दिया, ताकि बाहर से जरा सा भी एयर ना जा सके। नो सुराग, काम करो एकदम कंप्लीटली सफाया वे में, कोई भी सुराग नहीं होनी चाहिए। एनीवेज नो प्रॉब्लम। इतनी सारी बातें तो तुझे क्लियर नहीं हो गई है ना? अब देखो, अब क्या करते हैं, अब असली खेल शुरू करता हूं। ये तो मैंने तुझे समझाया इसी सेटअप के बारे में। अब देखिए, इस एक्सपेरिमेंट अब समझ आ गया है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करूं और तुझसे बताऊं कि कैसे कैसे साबित करें कि CO2 सच में प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। तो लेट्स हैव ए लुक, या फिर लेट अस सी। आइए देखिए इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में जो मैं चर्चा कर रहा हूं। क्या जी? क्लियर है? चलो ठीक है। हाँ, तब ये ब्रीथिंग किया हुआ, ये ब्रीथिंग लिखा हुआ, ब्रीथिंग लिखा हुआ, इसका मतलब है कि यहां से ऑक्सीजन जाएगा भी और CO2 निकलेगा भी, यानी कि इनहेल्ड एयर जाएगा और एक्सहेल्ड एयर बाहर आएगा। ब्रीथिंग लिखा हुआ है, यानी कि इस नली के थ्रू ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। रिस्पिरेशन नहीं, रिस्पिरेशन नहीं, मैं भी ब्रीथिंग बोल रहा हूं ना, यानी कि इनहेल्ड एयर जाएगा तो एक्सहेल्ड एयर। सर अब क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पे एरो मारूंगा, इनहेल्ड एयर बाहर निकलेगा और एक्सहेल्ड एयर अंदर जाएगा। ये सब हो क्या रहा है? जस्ट रिलैक्स एंड कूल डाउन, कूल डाउन। देखो तो ये जो ट्यूब है खुला हुआ, सपोज दैट इसको मैं अपने मुंह में डाल लेता हूं, क्या जी? या फिर जो कोई भी स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है, इसको अपने मुंह में पाइप के थ्रू ऐसे डाल दिया, और जब सांस को खींचेगा, सांस को ऐसे खींचेगा, तो जब तुमने इसमें मुंह लगा करके या फिर मुंह डाल करके ये सांस को खींच रहे हो, तो एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या? यही कि जब इससे तुम सांस को खींचोगे ना, तो होगा ये स्टूडेंट कि जो हमारा ये देख रहे हैं वो इनहेल्ड एयर एंट्री लेगा, एंट्री लेगा। क्लियर है? क्लियर।
इनहेल्ड एयर इससे एंट्री लेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मुंह है वो हवा में खुला हुआ है ना? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। तब तुम्हारा प्रश्न हो सकता है कि सर इनहेल्ड एयर इसमें से तो भी तो एंट्री ले सकता है। अरे यार इसमें से कैसे एंट्री लेगा? क्योंकि ये हवा तक लगी ही है ना, ये बीच में ही छूटा हुआ है। जबकि इस केस में क्या देख रहे हैं कि ये, जबकि इस केस में मैं क्या, जस्ट लुक एट मी, इनहेल्ड एयर मैंने कहा इससे एंट्री लेगा और इससे एंट्री नहीं लेगा। जब हम सांस इसमें से खींचेंगे तो यहां से आएगा एयर और हमको मिल जाएगा, तो इसीलिए लिखा है इनहेल्ड एयर, यानी कि आ जाएगा। यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर जब यहां से खींचे तो इसी में से कहा है, इसमें से कहा है ना, तो यही मैं तुझसे बता रहा हूं। तुम खुद ही बताओ जी, इस साइड से कैसे आएगा? ये तो सीधे वाटर में चला गया है ना, यानी कि कैसा वाटर है? तो लाइम वाटर। लाइम वाटर में पूरे के पूरे ये नली डूबे हुए है। बट इस साइड क्या देख रहा है कि जो ये हमारा नली है इस ट्यूब का, यानी कि कॉर्क का, वो तो सिर्फ आधा ट्यूब में ही खुल गया है और ये ट्यूब जाएगा, इस पर प्रेशर बनाएगा और ये यहां से खींच लिया जाएगा। डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली वे में। यहां पे एयर की कमी महसूस होगी, फिर यहां से इस पाइप के थ्रू इनहेल्ड एयर, यानी कि एयर एंट्री ले रहा है, उसे इनहेल्ड एयर कह दिया हमने। अब ये जगह यहाँ पे, फिर यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब चूंकि हमने ब्रीथिंग कर लिया है और फिर हम क्या करेंगे, इनहेल्ड एयर तो ले लिया, फिर हमने, तो तुम खुद ही बताओ स्टूडेंट, यहां से तो एयर गया है, इनहेल्ड एयर, यानी कि एयर में ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, कुछ मात्रा में तो CO2 है ही। तो चूंकि ये लाइम वाटर है और जब लाइम वाटर CO2 से मिलता है तो वो टर्न से मिलके, यानी कि हल्का सा व्हाइट कलर में, मिल्की कलर में बदल जाएगा। क्योंकि ये इनहेल्ड एयर के पास थोड़ा मात्रा में तो CO2 है, ये है जी। हाँ सर बिल्कुल है। तो क्या, तो कुछ नहीं, कुछ होगा, जरूर होगा। देखो तो यहाँ पे जो लाइम वाटर है वो टर्न से मिलके, यानी कि थोड़ा सा तो मिल्की होगा बट पार्शियली होगा, यानी कि जरा सा होगा जी, बहुत ज्यादा नहीं बल्कि जरा सा होगा, इसीलिए लिखा मैंने पार्शियली। क्लियर है? क्लियर है। अब जब इनहेल्ड एयर हमारे पास आ गया और फिर जब हम सांस को रिलीज करेंगे, यानी कि एक्सहेल्ड एयर, यानी कि जब एक्सहेल्ड एयर होगा तब इधर कैसे आएगा? ये तो आएगा तो जरूर, इसमें कोई शक नहीं, बट यहाँ एयर ही है। लेकिन इस साइड क्या देखना है कि डायरेक्ट हमने ये लाइम वाटर में डुबो करके रखा, तो डायरेक्ट डुबो करके रखा है तो सारा का सारा जो एक्सहेल्ड एयर यानी कि CO2 है वो डायरेक्टली यहाँ पे टच करेगा, वाटर में डायरेक्टली टच करेगा ना, और यहाँ पे तो खुला हुआ तो शायद एयर है और एयर आ जाएगा कुछ यहाँ पे ज्यादा मात्रा में इस साइड चलाएगा, ट्यूब बी में क्या आ जाएगा? CO2 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर। ध्यान से सुनियो, जरा सा मत, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे सोचते जाओ, वैसे वैसे सुनते जाना। जरा सा इधर उधर ज्यादा दिमाग लगाने लगेगा तो फिर नहीं पकड़ में आएगा, इसलिए जस्ट लिसन टू। बहुत आसान है बट कंसंट्रेशन जो कहते हैं ना कि मेक कंसंट्रेशन, बस वही बनाए हुए रखें, नो प्रॉब्लम। लेट अस सी। तो डायरेक्टली जब यहाँ पर टच करेगा CO2 किसको? लाइम वाटर को, तो इट टर्न्स मिल्की, यानी कि मिल्की हो जाएगा, इसका कलर जो है मिल्क के जैसा हो जाएगा। लेकिन जब 4 से 5 मिनट के लिए लगातार करोगे तो जो ये लाइम वाटर टर्न्स में ये एप्रिशिएबली, यानी कि पूरे अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा? मिल्की कलर में बदल जाएगा, बल्कि इस साइड नहीं होगा, पार्शियली ही होगा। इसका मतलब एक चीज तो क्यों? क्योंकि इस साइड हमने जो एक्सहेल्ड एयर को रखा है वो डायरेक्टली हमने डुबो करके रखा है इस लाइम वाटर में। क्लियर है? क्लियर है। इसीलिए इसका कलर जो है वो मिल्की हो रहा है। इसका मतलब है कि CO2 का प्रेजेंस है, यानी कि CO2
मौजूद है जी। यही हुआ ना, इसका मतलब क्या स्टूडेंट, यही हुआ। अच्छी बात है कि तुम समझ पा रहे हो, क्योंकि तुम समझदार हो। तो यही हमारा एक्सपेरिमेंट था, जो मैंने आपको बहुत आसानी से बता दिया, समझा दिया, और कुछ खास नहीं था। अब इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ अगर बातें अच्छी है तो उसे नोट किया जाए, उसे लिख लिया जाए। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस टॉपिक को लिखने के बाद ये ऑपरेटर्स को सेटअप करोगे और समझ लोगे। और इसी के नीचे कुछ पॉइंट है, कुछ बातें हैं, इसके नीचे लिखोगे क्या, ये लिखोगे स्टार मार के, कि मैं इसे मिटा के लिखवा दूं। नहीं तो मिटा कर कहीं लिखा देता हूं, या फिर सबसे पहले ये देखो, चलो यहीं पे लिख लो। एक्सहेल्ड एयर, जब मैं एक्सहेल्ड एयर का केसेस ले रहा हूं, देखो क्या एक चीज नोटिस किया कि तुम जब ऑक्सीजन को ले रहे हो या फिर तुम CO2 को रिलीज कर रहे हो, उसके साथ साथ और भी अदर गैसेस रहता है, या फिर कितना गैसेस अंदर गया, कितना गैसेस बाहर आया, उसी के बारे में मैं चर्चा करता हूं, मैं डिस्कशन करता हूं। तो O2 की स्थिति क्या रहेगी, या फिर CO2 की स्थिति क्या रहेगी, या फिर यूं कहूं कि वाटर वेपर की स्थिति क्या रहेगी, या फिर सेकंड केस लेता हूं, यहां पे केस फर्स्ट बनाते हुए मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि जब केस फर्स्ट ले रहे हैं तो क्या यहां पे हो जाएगा, इनहेल्ड एयर, यानी कि जब एयर को क्या किया गया है, इनटेक किया गया है, यानी कि इनहेल्ड अंदर लिया गया है, तब हमारा जो O2 है उसका स्थिति क्या रहेगा, और जो हमारा CO2 है उसका स्थिति क्या रहेगा, या फिर वाटर वेपर की मैं बातें करूं तो वाटर वेपर की क्या मात्रा रहेगी उसको मैं बता रहा हूं। तो जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन की मात्रा रहता है वो 21% रहता है, क्लियर है, 21%। जब CO2 की बातें करो तो 0.04% CO2 जाता है, लेस, वेरी लेस, लिटिल, यानी कि जरा सा जाएगा, क्लियर हो गया, वाटर वेपर। और जब हम लोग एयर को रिलीज करते हैं, रिस्पिरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जो हमारा O2 का परसेंटेज रहता है वो 16.4%, 4.4%, और यहां पे अलॉट माने कि वाटर वेपर ज्यादा रहता है। कोई पूछेगा कि जब हमारा इनहेल्ड करेंगे, सांस को अंदर खींचेंगे, जो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ वो कितना है, तो बता दीजिए। O2 इतना परसेंट गया, CO2 इतना परसेंट गया, और वाटर वेपर इतना परसेंटेज गया। एक्सहेल्ड एयर के केस में ये लिख लोगे, लेकिन इस apparatus के बाद। क्लियर है जी, क्लियर है। ये मैंने क्या बताया, इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर दोनों साइड बताया, इनहेल्ड और एक्सहेल्ड। तो मैं ये कहा कि जो हमारा डिफरेंस रहता है किसमें, इनहेल्ड एयर के केस में और एक्सहेल्ड एयर के केस में, जो मेन खासियत डिफरेंस है गैसेस के मामले में वो यही है, इतना इतना परसेंटेज गया है और इतना इतना परसेंटेज रिलीज होगा।
इसके साथ साथ एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ रहता है कि जब हम लोग नोटिस करते हैं वाटर वेपर की मैं बातें कर रहा हूं, जब आप सर्दियों के दिनों में या फिर ठंडी के मौसम में जब आप सांस लेते हो तो बहुत सारे वेपर देखते हैं कि एकदम दिन दहाड़े या फिर रात दहाड़े कहिए, चाहे दोपहर दहाड़े चाहे शाम दहाड़े कहा ना हो, मैं ये कह रहा कि वाटर वेपर बहुत ज्यादा निकलता है हमारे मुंह से। कभी सोचने का प्रयास किया क्यों ऐसा हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि जो हमारे पास जो वाटर वेपर गया है इनसाइड में वो ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हॉट एयर बाहर आ रहा है और बाहर जितना भी कोल्ड है, कोल्ड ये मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ड्रॉपलेट्स, उसे तुरंत ही वेपराइज कर दे रहा है। इसीलिए वाटर वेपर ज्यादा देखते हैं। हालांकि मौत से भी निकलता है लेकिन एक्सहेल्ड एयर के केस में ज्यादा निकलेगा और इनहेल्ड एयर के केस में कम निकलेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? लेकिन एक बात है नोट करने लायक है जी, और वो क्या है सर? और वो ये है ना कि मुझे ये बताओ या फिर ये बताइए सर कि कोई भी ऐसा गैस है जो जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना अंदर जाता है उतना ही बाहर निकलता है? खुद ही क्यों नहीं बताता है? सर पता है तब ना। नो प्रॉब्लम, लेट्स हैव अ लुक। आइए देखते हैं। उसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जितना मात्रा में अंदर जाता है केवल और केवल उतना ही मात्रा में बाहर निकल जाता है। प्रश्न है कि ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का न तो उसका इस्तेमाल होता है अंदर, कब? जब इनहेल्ड कर रहे हैं, और न ही उसका तब इस्तेमाल है जब हम लोग एयर को एक्सहेल कर रहे हैं। इनके रिस्पायरेशन या फिर ब्रीथिंग के प्रोसेस में नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं, कोई महत्व नहीं। इसीलिए क्या होगा स्टूडेंट कि जितना नाइट्रोजन जाएगा उतना नाइट्रोजन वापस आ जाएगा। कितना परसेंट? तो 78%। तो नोट में जल्दी से लिख लेगा। तो 78% ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज इनहेल्ड हुआ है एंड द सेम परसेंट at the same amount of nitrogen is exhaled, उतना ही मात्रा में एक्सहेल्ड हो जाएगा। कोई पूछेगा कि कारण बताइए, तो क्या बताओगे? लिखोगे because it does not take part in respiration, यानी कि रिस्पायरेशन में इस नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है, कोई अदा नहीं है। समझ गए? क्योंकि तुम समझदार हो, वरना कितना लोगों को तो समझाने से भी नहीं समझते हैं। तो समझ गए, अच्छी बात है। और पता चल गया कि सच में CO2 रिलीज होता है, एक्सपेरिमेंट ही ये है। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मैं डील करता हूं, उसका नाम है ब्रीथिंग रेट या फिर रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो इसे लिखे लो, बढ़िया से अच्छे से देख लो, मुस्कुराते हुए लिख लो, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है रेट ऑफ ब्रीथिंग। ये रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या कहलाएगा? देखो, जो हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो ये दर्शाता है कि जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो सांस लेने का क्या कैपेसिटी है, या फिर मैं तुझसे ये कहूं कि आखिरकार कितना या तेजी से सांस लेना उचित है, या फिर आराम से रिलैक्स है, या फिर ज्यादा ही कुछ रिलैक्स।
क्लियर है? क्लियर है? या फिर यूं कहो कि जो हमारा ब्रीथिंग है वो 1 मिनट में कितना होना चाहिए, और क्या सच में 1 मिनट में इतना ही होना चाहिए, या फिर इसको बढ़ने के लिए या फिर घटने के लिए कोई माध्यम है क्या, कोई तरीका है क्या जिसकी मदद से या फिर जिसके सहारे लेकर के हम लोग प्रॉब्लम ही नहीं करें कि बढ़ गया तो क्या दिक्कत है। तो और इसे डिस्कशन करते हैं। हालांकि जो नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो 12 to 18 टाइम्स है, 12 से लेकर के 18 टाइम्स 1 मिनट में इतना बार ब्रीथिंग करना चाहिए। The normal rate of breathing is 12 to 18 times पर मिनट। 1 मिनट में 12 से लेकर के 18 बार क्या किया जा सकता है, तो ब्रीथिंग किया जा सकता है। इसमें नो डाउट एंड नो कंफ्यूजन। बट आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ते हैं या फिर हैवी एक्सरसाइज करते हैं, या फिर जैसे कि कोई भी रेसर है, जैसे कुछ भी हो सकता है ना, तो एक लड़का है जिसका नाम है, उसको हम लोग RS कह करके चिढ़ा दिया करते हैं कभी कभी। तो वो सपोज दैट कि वही क्या कर रहा है, रनिंग करता है। तो जब वो रनिंग करता है तो थक जाता है और उसकी जो ब्रीथिंग रेट है या फिर कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है, और कहता है कि अब और नहीं, क्योंकि जो मेरी सांस है वो जल्दी तेजी हो गई है, तेज हो गया या फिर बढ़ गया है। इसका मतलब ये संकेत है कि तुम्हारा सिस्टम सही है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यही सबूत ही है कि आपका ब्रीथिंग सिस्टम है या फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम वो सही रूप से वर्क कर रहा है। इसको मैं नो डाउट एंड नो कंफ्यूजन। कैसे? प्रश्न खड़े कर दिया कि कैसे, ये बताइए आपको। तो लेट अस सी। अभी आप नॉर्मली या फिर कैजुअली खड़े हैं या फिर बैठे हुए हैं कहीं बेंच पर और आप मुझे देख रहे हैं। आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं, रिस्पिरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है और आप पूरे अच्छे तरीके से एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि रिस्पिरेशन हुआ तो एनर्जी रिलीज होगा ही होगा, और इसमें नो डाउट है ना जी। हाँ बिल्कुल है। तब आओ चलो देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ है। जब तुम हैवी एक्सरसाइज करने लगते हो तो तुम्हारा जो बॉडी है उसको में ऑक्सीजन की क्या महसूस होने लगती है, कमी महसूस होने लगता। तो उस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए आपका जो ब्रीथिंग रेट है या फिर रेट ऑफ ब्रीथिंग वो बढ़ जाता है और आप तेजी से सांस लेने लगते हैं। ऐसा इसलिए होने लगता है ताकि ऑक्सीजन आपके बॉडी में पूरे अच्छे तरीके से जाए और ऑक्सीजन का डिमांड को पूर्ति करे। आपका सेल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करे और फिर से जल्दी से आपके लिए एनर्जी रिलीज करे, प्रोड्यूस करे, ताकि आप सही सलामत रहें और आप काम करते रहें, लगातार हैवी एक्सरसाइज करते रहें। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा स्टूडेंट कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो बढ़ जाएगा जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तब। तो इसे भी लिखेंगे, the rate of respiration, नहीं breathing, breathing is increased during कब? तो during heavy exercise। एक्सरसाइज कहिए या फिर वर्क कहिए, आई मीन हैवी वर्क,
क्यों? कोई पूछेगा कि क्यों बढ़ रहा है तो उससे कुछ बताने के लिए नॉलेज होना चाहिए ना, तो कह देना उस व्यक्ति से, बिकॉज ऑक्सीजन डिमांड इज इंक्रीज्ड इन आवर सेल या फिर मसल। जो हमारा सेल है, बॉडी सेल या फिर जो मसल्स है, उसमें ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। अब ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? तो जो ऑक्सीजन को कैरी करता है उसका नाम है हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो ये भी 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। इसे भी लिखें तो इसी रेट ऑफ ब्रीथिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो लिखो मैं ग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये क्या करता है? तो कैरी करता है। लेकिन नॉर्मली हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। हमारे जो ब्लड यानी कि खून में होता है, दैट इज, वो क्या है? तो 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। इसको डीएल में लिखे हैं, इसको पर डेसीलीटर बोलते हैं। इतना होनी चाहिए। या फिर एक बात और जानो कि जिसकी बॉडी में या फिर जिसके बॉडी में हेमोग्लोबिन की मात्रा घट जाता है यानी कि कम हो जाता है, वो व्यक्ति थकान महसूस करने लगता है, टायर्डनेस यानी कि लैक ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी की कमी महसूस करने लगता है। जो ऑक्सीजन है वो नहीं ले पाता है सही से। तो क्या हो सकता है जी? ड्यू टू लैक ऑफ no problem, let us see. HE होगा मेरे ख्याल से। तो हेमोग्लोबिन जो है, ड्यू टू लैक ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के कारण क्या हो सकता है? पहला तो यही महसूस कीजिएगा, रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज्ड। जो आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ढोता है हमारे ब्लड में, और जो घट गया इसीलिए नहीं लेकर जा पाएगा और ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाए आपके बॉडी में, ताकि कम ग्लोबिन होते हुए भी वो पूरे अच्छे तरीके से हर एक जगह फैला दे। तो पता चल गया कि ब्रीथिंग रेट क्यों इंक्रीज कर गया। और दूसरी बात है कि टायर्डनेस, यानी कि आप थकावट जैसा महसूस कीजिएगा। टायर्डनेस, आप में थकान रहेगा, कमजोरी जैसा महसूस कीजिएगा। तीसरी बात है कि लैक ऑफ एनर्जी। लैक ऑफ एनर्जी अभी भी बोला, कमजोरी जैसा महसूस कीजिएगा। और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, बट यही बेसिकली 3 चीज जो है वो सबसे पहला जानना चाहिए। क्योंकि
ब्रीथिंग अच्छे से हो नहीं रहा, ऑक्सीजन सप्लाई आपके बॉडी में गया नहीं, रिस्पिरेशन की प्रक्रिया अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ स्टूडेंट, और इसीलिए क्या हो गया, आपको एनर्जी की कमी महसूस होने लगी, क्योंकि ग्लूकोज टूटेगा तभी तो एटीपी के फॉर्म बदलेगा और एनर्जी रिलीज हो, जो कि हो ही नहीं रहा। एक टर्म होता है या फिर इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या है? होता यह है कि जैसे कि ठंडे के दिनों में कोई लोग क्या कहते हैं कि घर में ही लकड़ी जो भी हो, वुड वगैरह ये सब जला लेते हैं और उससे गर्मी का आनंद लेते हैं। तब जब आप कोयला को जला रहे हैं बंद कमरे के अंदर या फिर क्लोज्ड एरिया में, तो उसमें से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सिर्फ धुआं ही निकलेगा, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत मात्रा में रिलीज होगा। तो जब वो रिलीज होगा, और अगर या फिर जो हमारे गाड़ियां वैन वगैरह ये सब चलता है उसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही रिलीज होता है। अगर गलती से भी हमारे शरीर के अंदर में गया कार्बन मोनोऑक्साइड, रिलैक्स, एक बार में कुछ होने को नहीं है, हाँ जी, अगर गलती से गया बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गया ब्लड में, और ब्लड में क्या है, हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को अच्छा से अट्रैक्ट करेगा, कहेगा कि आ जाओ भैया, आ जाओ मेरे पास, तो ये आ जाए। क्यों? क्योंकि बेस्ट एफिनिटी जो हेमोग्लोबिन है वो एफिनिटी शो करता है, यानी कि अट्रैक्शन शो करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो ये जा करके पकड़ लेगा हेमोग्लोबिन को, या फिर हेमोग्लोबिन इस कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेगा। जैसे ही पकड़ लेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा चीज है कि ग्लोबिन को, हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ढोने से, कैरी करने से मना करेगा, रोक देगा, ऑक्सीजन कैरी करने नहीं देगा। तो जब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करेगा ही नहीं, तुम्हारा सेल एनर्जी नहीं प्राप्त करेगा, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो वैसे पर्सन के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ द मशीन आता है जिसका नाम है वेंटिलेटर। और उस वेंटिलेटर में होता क्या कि एक पाइपलाइन के थ्रू आपका ट्रैकिया यानी कि ब्रेन पाइप में डायरेक्टली आपको डाल दिया जाता है। वो सिचुएशन के अनुसार से कि कितना अंदर तक डाल के रखना है, सही सलामत है कि नहीं, कि मामला साफ है, तो वहां पे जो भी डॉक्टर है वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। अब क्या सक्सेसफुल रेट है उससे हमें क्या है, बस ऐसे ही प्रक्रिया है, मैंने आपको बता दिया। हालांकि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आराम से काम हो जाता है। अब होता है कि नहीं, बाकी सब डॉक्टर जाने है ना जी। तो वो यही हाल होता है कि मर जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से। हाँ जी, अब कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से ना मर गया। अगर ज्यादा देर तक कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी में ज्यादा देर में 5 मिनट ऐसे ही प्रक्रिया चलते रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर, तो आदमी डेथ भी हो सकता है। या फिर कभी भी ये चीज नोटिस किए हो कि जब जैसे ही कहीं आग जल रहा हो या फिर धुआं हो रहा, तो वहां से गुजरते हो तो सांस लेना बहुत तकलीफें होने लगती है। या फिर जिसको अस्थमा की बीमारी रहता है वो तो और उसका हालत खराब हो जाता है, रद्दी हो जाता है अंदर। क्लियर है? तो पता चल गया आपको ये भी। एक चीज मैं और तुझसे बताऊं, सिर्फ सुन लो, बाकी तो सब लिखा हुआ है, ये रीडिंग देंगे। या फिर जो ड्राइवर होता है, जो ड्राइविंग करता है, ड्राइविंग नहीं बोल रहा हूं, ड्राइविंग, जो वाटर में गोते लगाता है, गोताखोर वगैरह, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है वाटर के अंदर में। क्यों? क्योंकि उसके पास गिल्स नहीं है मछली के जैसा सांस लेने के लिए, और वो पानी में भी आराम से ले सके, उसका ब्रीथिंग रेट नॉर्मल हो, इसके लिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर का हेल्प लेता है, और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के ही वाटर में उतरता है। क्लियर है? क्लियर है।
तो ये इतनी सारी जानकारियां मैंने तुझे दिया, बतलाया, सिखाया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग लिखे हैं तो एक लाइन लिख ही ले संतुष्टि के लिए। वैसे तो मैंने आपको हर एक चीज बता ही दिया है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी लिख लो। अब CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड enters our body then hemoglobin present in our blood, हमारे ब्लड में मौजूद है। इन आवर ब्लड, वो क्या करेगा तो अट्रैक्ट करेगा किसको, तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को। एंड CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिवेंट्स हेमोग्लोबिन, किस चीज के लिए, टू कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। एंड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ब्रेन, एनी पर्सन विल डाई, कोई भी ऑक्सीजन की कमी महसूस करेगा तो वो फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। बस आज के इस लेक्चर में मैं यहीं पर रखता हूं और आपको छोड़ता हूं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और लोगों को भी हंसाते रहिए।